गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स होते क्या हैं। बॉडी फ्लूइड्स जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, शरीर में पाए जाने वाले, बॉडी इज शरीर में पाए जाने वाले लिक्विड्स। फ्लूइड्स आर लिक्विड्स। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे लिक्विड्स हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें पता है बॉडी में हर एक चीज जो भी प्रेजेंट है उसका कुछ ना कुछ यूज है, कुछ ना कुछ काम है, इसीलिए वो हमारे शरीर में प्रेजेंट है। तो इन बॉडी फ्लूइड्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी बॉडी में जो गैसेस हैं, जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में फ्लो करती हैं ह्यूमन बॉडी में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना या सर्कुलेट करना, और उनका एक्सचेंज सेल्स और बॉडी फ्लूइड के बीच कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का एक्सचेंज करना। अच्छा, क्वेश्चन यहां से क्या पुट अप होता है कि क्या सर हमारे बॉडी फ्लूइड सिर्फ ह्यूमंस में ही प्रेजेंट होते हैं या लोअर एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हमारे बॉडी फ्लूइड्स लोअर एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम हाइड्रा। हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा, जो कि हम जानते हैं एक लोअर एनिमल किंगडम का एग्जांपल है। हाइड्रा क्या करता है? उसके सराउंडिंग में जितना भी पानी होता है उसे वो अपनी बॉडी से सर्कुलेट करता है, और जिसकी वजह से उसकी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस होता है। तो जैसे हाइड्रा में जो काम पानी करता है, हमारे बॉडी में वो काम कौन करता है? ब्लड। ये हो गया, हाइड्रा में करता है ये काम वाटर, एंड ह्यूमन बीइंग्स में करता है ये काम ब्लड। अच्छा बच्चों, हमें ये देखना है कि हमें पढ़ना है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, हाइड्रा के बारे में या लोअर फाइलम्स के बारे में नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं इस ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, ये काम कैसे करता है। लेट्स सी, हमारा ब्लड कई कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, मेजरली 2 कंपोनेंट्स में। देखते हैं वो 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हमारा ब्लड 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। पहला कंपोनेंट है हमारा प्लाज्मा। पहला पार्ट है ब्लड का प्लाज्मा, जो कि 55% ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑक्यूपाइज 45% ऑफ द। देखो, हमारे जितने भी सेल्स हैं वो सब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, प्लाज्मा के अंदर नहीं। और जो मेजर स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है वो है प्लाज्मा, और हमारे ज्यादातर जो ब्लड सेल्स हैं वो फॉर्म एलिमेंट्स के अंडर लाई कर रहे हैं। हम देखते हैं जरा ब्लड सेल्स कौन कौन से लाई करते हैं। 2 टाइप के ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम हमारे हम जानते ही है, वही होता है हमारी बॉडी में फ्लोइंग ब्लड लॉस को रोकना,
वहां पे एक लेयरिंग फॉर्म करना छोटे छोटे फाइब्रिल्स जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर यूज होता है, तो हम इसको नाम दे देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इसका फंक्शन हम एक एक करके अभी सारे कंपोनेंट्स के फंक्शन स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का। तो ब्लड सेल्स हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं एराइथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। एराइथ्रोसाइट्स क्या है? हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, दीज आर दी आरबीसीज। और ल्यूकोसाइट्स क्या है? डब्ल्यूबीसीज, ये हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज विच आर व्हाइट ब्लड सेल्स। अब हम ल्यूकोसाइट्स को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें छोटे 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 ग्रैन्यूल्स फॉर्म होंगे, और एग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हमारी ये क्लास फर्दर हमारे जो ग्रैन्युलोसाइट्स है और एग्रैन्युलोसाइट्स है, ये फर्दर डिवाइड होंगे तीन पार्ट्स में, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। हम एक एक करके हर एक कंपोनेंट को इलैबोरेटेड एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन पूरा करेंगे। पहले हमारे एग्रैन्युलोसाइट्स डिवाइड होते हैं मोनोसाइट्स में एंड लिम्फोसाइट्स में। और ये लिम्फोसाइट्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स का, सारे ब्लड सेल्स का फंक्शन देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या है, आरबीसीज क्या है, डब्ल्यूबीसीज क्या है, डब्ल्यूबीसीज के अंदर ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स क्या है, यूसिनो, बेसो, न्यूट्रोफिल्स क्या है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मा, तो हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, पहली सब हेडिंग होगी हमारी प्लाज्मा। प्लाज्मा का कितना परसेंटेज हमने देखा था? हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है 55% ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड या कलरलेस लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट। स्ट्रॉ कलर्ड या कलरलेस बोल देते हैं हम इसे। हमारे प्लाज्मा में मेजर कंपोनेंट पता है किस चीज का होता है? वाटर का। वाटर कितना परसेंट प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में? 90 से 92% तो वाटर ही प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में। उसके बाद अगला कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। हम लिखते हैं प्रोटीन्स। कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स? प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं हमारे तीन प्रकार के, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फाइब्रिनोजन। इसके बारे में हम
बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में ब्लड लॉस रोकने के लिए। तो ठीक है, एल्ब्यूमिन का क्या काम है हमारे बॉडी में? एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। ग्लोबुलिन का क्या काम है? डिफेंस। ग्लोबुलिन यूज होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, हमारी बॉडी के डिफेंस में। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग में। हम फाइब्रिनोजेन को जब हम थ्रोम्बोसाइट्स या आपको बताऊं मैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में सॉरी, तो हम फाइब्रिनोजेन को बहुत ज्यादा एलैबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमने देख लिया प्लाज्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं एराइथ्रोसाइट्स। एराइथ्रोसाइट्स जो कि हमारी बॉडी में आरबीसीज भी कहलाते हैं, राइट? तो लेट्स सी एराइथ्रोसाइट्स। ओके, नहीं दिख रहा है तो हम बैक टू नॉर्मल टेक्स्ट पे आ जाते हैं। एराइथ्रोसाइट्स, एराइथ्रोसाइट्स क्या है बच्चों? आरबीसीज। एराइथ्रोसाइट्स हैं आरबीसीज, नथिंग बट आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। नंबर में कितने? 5 से 5.5 मिलियन, 5 मिलियन इन नंबर्स। ओके, हमने देख लिया इनके नंबर। अब हम क्या देखेंगे? इनका शेप देखते हैं। शेप क्या है? बाइकॉन्केव शेप। बाइकॉन्केव शेप के ये आरबीसीज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनमें ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद भी इनमें जो कंपोनेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, लेकिन इनके पास ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर सके। तो सिर्फ ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते। अब हम देखते हैं जरा आरबीसी हमारे दिखते कैसे हैं। हमारे आरबीसी ऐसे राउंड शेप के सेल्स होते हैं जो कि अंदर से पूरी तरीके से खोखले होते हैं। इनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनील नहीं प्रेजेंट, कुछ भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, ये कोई भी सेल्यूलर मैकेनिज्म नहीं कर सकते। तो इनमें जब सेल ऑर्गेनील ही नहीं प्रेजेंट है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी तो एक सेल ऑर्गेनील है, और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया ही एब्सेंट है तो इसमें किस टाइप का मैकेनिज्म चलेगा? एनारोबिक। एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है या बिना ऑक्सीजन के होता है। तो हमारे आरबीसीज सारे मैकेनिज्म, सारा मेटाबॉलिज्म एनारोबिकली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये खाली स्पेस बनाया क्यों गया आरबीसीज में? ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसे खाली रखा गया अंदर से, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सके? ये जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करेगा, ये उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसियस ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज कर सकता है हमारे बॉडी में। तो इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन इसे मदद करेगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज में या फिर गैसियस ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि जितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उतना ही CO2 या O2 बाइंड होगा हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन से। ठीक है, एक चीज और प्रेजेंट रहती है हमारे आरबीसीज में, एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का क्या काम क्या होता है?
कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली हमारे बॉडी में जो CO2 तो प्रेजेंट रहती है हमारी सेल्स में, तो ये तो हम CO2 वैसे भी एक्सपेल आउट करते हैं, तो CO2 तो प्रेजेंट रहती है, और जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है उसका यूटिलाइजेशन करके कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करता है, जो कि CO2 से, हमारे हीमोग्लोबिन से बहुत अच्छे से बाइंड होता है और गैसियस ट्रांसपोर्ट को इजी करता है। तो देखते हैं, रिएक्शन बन के आती है H2O plus CO2 leads to the formation of H2CO3। H2CO3 जब फर्दर डिसोसिएट होता है तो ये फॉर्म करता है H प्लस HCO3 नेगेटिव। अब ये जो H प्लस है ना, ये बाइंड करता है हमारे हीमोग्लोबिन से, ये हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, हमारे CO2 को उठाता है और लंग्स तक लेके जाता है, वहां दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्शन में आता है और इसको अलग कराता है। इसको अलग कराता है वहां हीमोग्लोबिन को H प्लस आयन से, और वापस H2CO3 का फॉर्मेशन करा के छोड़ देता है। तो ये काम होता है हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कि ये गैसियस ट्रांसपोर्ट और गैसियस एक्सचेंज को इंक्रीज करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ये तो हमने कहानी सुन ली सारी आरबीसीज की। अब हम अगली बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की। तो अच्छा, एक एक्सेप्शन है आरबीसीज में, जो शेप है, जो ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन है या फिर नॉन फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है, उसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या हैं? कैमल एंड लामा। ये दो ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आरबीसीज न्यूक्लिएटेड या नॉन सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म नहीं होती हैं, तो उनकी बॉडी में दूसरे तरीके से कैरी ओवर होता है ये सारा मैकेनिज्म। चलो नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे अपने डब्ल्यूबीसीज का। डब्ल्यूबीसीज जो कि क्या कहलाती हैं? ल्यूकोसाइट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स की क्या खास, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सब होगा नॉर्मल, एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें क्या अलग होगा? ये ना डाइपेडेसिस मूवमेंट शो करता है। क्या होता है डाइपेडेसिस? हम समझते हैं, जरा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझते हैं। डाइपेडेसिस क्या होता है? डाइपेडेसिस मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अमीबॉइड मूवमेंट करता है। अमीबा कैसे मूव करता था हमारा? अमीबा मूव करने के लिए फॉल्स फीड सूडोपोडियास का इस्तेमाल करता था, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती उन फीड्स का। तो ये जैसे हमारा अमीबा था, ये जैसे ही कोई फूड देखता था उसकी तरफ कर्वेचर फॉर्म करता था और यहाँ सूडोपोडिक मूवमेंट शो करता था, जो कि फूड की तरफ बढ़ना होता है बिना फीड के। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ मूवमेंट हमारी डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट शो करती हैं। कहाँ शो करती हैं? कैपिलरीज की वॉल में। तो ये हमारी मान लेते हैं डब्ल्यूबीसीज हो गई, ये हो गई कैपिलरी की वॉल। कैपिलरी की वॉल हो गई, इसमें ये हो गए छोटे छोटे पोर्स। अब ये इसकी तरफ अमीबॉइड मूवमेंट करेगा, एंड इन छोटे छोटे पोर्स में स्क्वीज आउट होके, स्क्वीजिंग होके घुसेगा। जहां साइट ऑफ इंफेक्शन प्रेजेंट होगा वहां तक घुसेगा, वहां अपना मैकेनिज्म शो करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा, और उसके बाद वहां का जो भी इंफेक्शन है उसको उसके खिलाफ फाइट करेगा। तो ये डाइपेडेसिस मूवमेंट क्या होता है? इट इज द काइंड ऑफ amoeboid movement which is
performed by WBCs or leukocytes, performed by WBCs to reach the site of infection, to reach the site of infection by squeezing मतलब अंदर जाना, squeezing through the small holes of capillaries, the small pores of capillaries. तो एक तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई हमारे ल्यूकोसाइट्स की, ठीक है। आगे ल्यूकोसाइट्स में हमने क्या पढ़े थे, दो पार्ट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। देखते हैं जरा ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में फर्क तो बता दिया था मैंने। ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फॉर्म हो, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें वो ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स की। ए ग्रैन्युलोसाइट्स, अब ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या क्या थे, दो टाइप के थे। एक तो था लिम्फोसाइट्स और दूसरा था मोनोसाइट्स। अच्छा, लिम्फोसाइट्स क्या करता है, 25% ऑफ, मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट WBC कहलाता है, एंड मोनोसाइट्स विल बी द फर्स्ट लार्जेस्ट। 25% ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है ये WBCs का। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब फाइटिंग थ्रू द इन्फेक्शन एंड एंटीजेंस व्हिच अटैक ऑन आवर बॉडी इन डिफरेंट पार्ट्स लाइक कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा। तो ये 25% डिफेंस मैकेनिज्म फॉर्म करता है WBC का। ऑफ WBCs। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट लार्जेस्ट मोनोसाइट्स? मोनोसाइट्स क्या करती हैं, यहां ये जिस साइट ऑफ इंफेक्शन पे पहुंचती हैं, साइट ऑफ इंफेक्शन पे पहुंचेंगी और अपने आप को मैक्रोफेज में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करता है, फैगोसाइटिक होता है। मैक्रोफेजेस ये होता है फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक क्या होता है, जो इंफेक्शंस को या एंटीजेंस को खा जाता है, एंगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, एंगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, एंगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो ये हो जाते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे फैगोसाइटिक। हमें समझ में आ गया मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स का क्या काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फॉर्म होंगे। ग्रैन्यूल फॉर्मेशन में हमारी बॉडी में ग्रैन्युलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी ग्रैन्युलोसाइट्स के सब पार्ट्स क्या क्या देखे थे हमने, 3। हमने जो क्लासिफिकेशन में करा था हम वही पढ़ रहे हैं। हमने पहला देखा था यूसिनोफिल्स, जिसका अमाउंट प्रेजेंट होता है 2 से 3%, ओनली 2 से 3%। दूसरा हमने देखा बेसोफिल्स, ये तो सबसे लीस्ट अबंडेंट होते हैं, इनका तो कुछ भी परसेंटेज नहीं है, 0.5 से 1%, सिर्फ इतने अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं ये। और लास्ट हमने देखा था न्यूट्रोफिल्स, द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स।
न्यूट्रोफिल्स का देखते हैं कितना अमाउंट रहता है। इट्स अबाउट 60 to 65%। ठीक है। यूसिनोफिल्स क्या होते हैं? हम जैसा कि नाम से समझते हैं, यूसिन हमने एसिडिक डाई के लिए यूज किया था टर्म, तो ये इनको कह सकते हैं हम एसिडिक ग्रैन्यूल्स। ऐसे इनको बेसिक और ये न्यूट्रल डाई के लिए हमने ऐसे यूज किया था। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया। यूसिनोफिल्स का काम क्या होता है? यूसिनोफिल्स जहां भी साइट ऑफ एलर्जेंस है, हमारी बॉडी में एलर्जेंस की साइट पे काम करते हैं। ये जहां एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, मान लो कि मुझे पॉलन से एलर्जी है, तो मैं अगर कहीं सड़क पे जा रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं उस एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पॉलेंस भी प्रेजेंट होंगे। अब वो पॉलेंस मेरे कांटेक्ट में आते ही मेरे को छींक आने लग गई, बहुत ज़्यादा छींक आने लगी, तो ये एलर्जिक रिएक्शन हुआ। एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो हमारे ईओसिनोफिल्स एक्टिव हुए। अब हमारे ईओसिनोफिल्स एक्टिव हुए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जहाँ पे भी हमारे रिएक्शंस थे वहाँ एंजाइम सीक्रेट करने शुरू करे। एंजाइम्स क्या करेंगे? रिएक्शन साइट पे बाउंड करेंगे। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यूज करें इन्होंने, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये जाएंगे एंटीजन के सरफेस पे बाइंड करेंगे, उसके ऊपर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद हमारे जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उन्हें कम कर देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पुटअप होता है? एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि ऐसे कौन से टाइप ऑफ ऐसा कौन सा कंपोनेंट ऑफ ब्लड है जो कि हमारा एंजाइमेटिक यूज से हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस या फिर हिस्टामिनिक रिएक्शंस के अगेंस्ट काम करता है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का यूज करके हमारे यूसिनोफिल्स हमारे बॉडी पे काम करते हैं, हमें एलर्जिक रिएक्शन से बचाते हैं और हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स यूसिनोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स देखते हैं, इनको एंटी हिस्टामिनिक एक्शन के लिए भी माना जाता है, एंटी हिस्टामिनिक एक्शन। अच्छा, बेसोफिल्स देखते हैं जरा। बेसोफिल्स क्या करते हैं? बेसोफिल्स का काम सिर्फ पता क्या है? ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम करते हैं। एंटीकोगुलेंट, जैसे कि हेपेरिन हमारे बॉडी में काम करता था, जो कि बाहर हमें एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टी शो करता था, वही चीज ये करते हैं, एंटीकोगुलेंट की तरह भी काम करते हैं और ये कई बार एलर्जिक रिएक्शंस में भी काम कर जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में थोड़ी सी एंटाहिस्टामिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं ये। अच्छा, और एक चीज, इनका एक पार्ट होता है मास्ट सेल्स, और मास्ट सेल्स वही सीक्रेट होते हैं जहां की हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, तो ये भी बेसोफिल्स का पार्ट है। अब हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स का क्या है। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? ये भी स्क्वीज आउट होते हैं कैपिलरीज में, सेम मैकेनिज्म। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हो गई, इसमें छोटे छोटे पोर्स हुए, इसमें न्यूट्रोफिल्स गए, साइट ऑफ इंफेक्शन पे स्क्वीज आउट करा कैपिलरीज की वॉल के थ्रू, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, डायपेडिसिस मूवमेंट शो करके, और उसके बाद साइट ऑफ इंफेक्शन पे गए, उसको वहां पे मैक्रोफेजिक हो गए, या फिर बोले नॉट मैक्रोफेजिक, फैगोसाइट